नमस्कार बच्चों, रेस्पिरेशन टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन-कौन से मेन पार्ट्स हैं और उनका फंक्शन क्या है, हाउ ब्रीदिंग मैकेनिज्म टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी, what is the pathway of gaseous exchange, and at the end of the video we will discuss frequently asked questions related with this topic. So let's start children. दो टर्म्स जो कि थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती हैं बच्चों को, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग क्या है? जब हम एयर में से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं या फिर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, इन दोनों प्रोसेसेस से मिलकर बनती है ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग में मेनली दो प्रोसेस हैं। नंबर एक इंस्पिरेशन या फिर इनहेलेशन, यानी ऑक्सीजन को अंदर लेना लंग्स में। सेकेंड इज एक्सपीरेशन या उसी को हम कहते हैं एक्सहेलेशन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स से रिलीज होकर बाहर एटमॉस्फेयर में आती है। तो ब्रीदिंग इज सिंपली इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड टर्म इज रेस्पिरेशन। बच्चों से पूछते हैं रेस्पिरेशन क्या है, तो उसमें भी यही डेफिनेशन देते हैं, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। तो एक्चुअली में बच्चों ये रेस्पिरेशन का सिर्फ फर्स्ट पार्ट है, जिसे हम कहते हैं ब्रीदिंग, जो हम लोग ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। देयर इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, and this is called cellular respiration because this process is taking place inside the cell. तो रेस्पिरेशन के दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ब्रीदिंग, जिसमें ऑक्सीजन अंदर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, और सेकेंड स्टेप में जो ऑक्सीजन हमने इनहेल की है, इट इज कॉजिंग ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। नेक्स्ट चीज आ जाती है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में मेन डिफरेंस क्या है। तो डेफिनेशन जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया ही है, ब्रीदिंग में सिंपली ऑक्सीजन इनहेल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करेंगे, जबकि रेस्पिरेशन में देयर इज प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। प्रोसेस किस तरह का है? ब्रीदिंग वॉलंटरी प्रोसेस है, हमारे कंट्रोल में है। बायोफिजिकल प्रोसेस है, यानी मसल्स की मदद से हो रहा है, जबकि रेस्पिरेशन इनवॉलंटरी है, हमारे कंट्रोल में नहीं है और बायोकेमिकल प्रोसेस है, बहुत सारे केमिकल्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। टेक्स प्लेस इन, किस जगह पर हो रहा है ये प्रोसेस? ब्रीदिंग हमारा लंग्स में हो रहा है, जबकि रेस्पिरेशन हमारा सेल्स के अंदर हो रहा है। एनर्जी के हिसाब से अगर जजमेंट देखें, ब्रीदिंग में एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होता, जबकि रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड की वजह से एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एक्स्ट्रा सेल्यूलर है या इंट्रा सेल्यूलर प्रोसेस है? तो ब्रीदिंग एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, क्यों? क्योंकि ये पूरा प्रोसेस सेल के बाहर ही हो रहा है, जबकि रेस्पिरेशन इंट्रा सेल्यूलर है, क्योंकि ये प्रोसेस सेल के अंदर हो रहा है। एंजाइम्स, ब्रीदिंग में कोई भी एंजाइम इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जबकि रेस्पिरेशन करते समय बहुत सारे एंजाइम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो ऑल दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। आपके एग्जाम में 3 मार्क्स क्वेश्चन में ये अक्सर कर आता है, तो मिनिमम 3 पॉइंट्स आपको इसके लिए मेन डिफरेंस के लिखने पड़ेंगे। इसके बाद आते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक डायग्राम के थ्रू पहले समझते हैं क्या क्या मेन पार्ट्स हैं। ये देखिए, नोज से स्टार्टिंग है, नोज में 2 ओपनिंग होती है जिन्हें नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। इसके बाद ये नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद फेरेंस, फेरेंस के बाद ट्रैकिया, जिसे कॉमन भाषा में विंड पाइप भी बोलते हैं। ट्रैकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा और दोनों लंग्स में जाएगा। इन 2 पार्ट्स को बोलेंगे ब्रोंकाई। ब्रोंकाई आगे जाके बहुत सारे पार्ट्स में फर्दर डिवाइड होती जाएगी, जिन्हें हम कहेंगे ब्रोंक्यूल्स। And at the end of bronchioles there are balloon-like structures called alveoli. इसी के साथ साथ आप देखेंगे लंग्स के जस्ट नीचे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जिसे हम बोलते हैं डायाफ्राम। So all these are the main parts of our respiratory system. After diagram,
Let's study one by one all the parts of the respiratory system. फर्स्ट पार्ट को हमने कहा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये सिंपल एक रास्ता है जिसके थ्रू एयर बाहर से अंदर आएगी लंग्स में और लंग्स की एयर बाहर निकलेगी। अब इसमें क्या क्या मेन पार्ट्स हैं? तो सबसे पहले स्टार्टिंग है इसकी नॉस्ट्रिल्स, नोज में है, फिर नेजल कैविटीज हैं, इसके बाद फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया है एंड अ पेयर ऑफ ब्रोंकाई। हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं अ पेयर ऑफ lungs which are situated in our thoracic cavity. हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एयर किस तरह से मूव करती है आइए देखते हैं एक वीडियो से। These are the different parts of our respiratory system. Nares और nostrils के थ्रू एयर अंदर आई, नेजल कैविटी से गई। नेजल कैविटी में सीलिया है, म्यूकस मेम्ब्रेन और ब्लड कैपिलरीज। यहाँ पे एयर का फिल्ट्रेशन होगा, एयर मॉइस्ट होगी और वार्म अप होगी। इसके बाद एयर जाएगी फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद एयर एंटर करेगी ट्रैकिया में। ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड होगा जिन्हें कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई दोनों लंग्स में एंटर करेंगी। लंग्स के अंदर हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर रहेगा जिसके एंड पर एल्वियोलर सैक होगा और उसमें एल्वियोली होंगी। एल्वियोली में बहुत ही रिच ब्लड सप्लाई है, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज हैं और यहीं पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। नेक्स्ट कम्स व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो एक एक करके हम इनके सभी पार्ट्स के फंक्शन को स्टडी करते हैं। फर्स्ट पार्ट नॉस्ट्रिल्स, यहाँ से एयर एंटर होती है। सेकेंड नेजल कैविटीज, नेजल कैविटीज में एयर वार्म अप होती है, मॉइस्ट होती है और डस्ट फ्री होती है। इसके अलावा यहाँ पे ऑर्गन ऑफ स्मेल भी है। फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है फॉर एयर एंड फूड। आगे चल के ये ओपन होती है ट्रैकिया में थ्रू अ स्लिट, एक ओपनिंग है जिसे हम कहते हैं ग्लोटिस और इसके ऊपर एक कवर लगा होता है जिसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस। जब हम खाने को स्वैलो कर रहे होते हैं तो उस समय पर ये एपिग्लोटिस जो है ये ओपनिंग ग्लोटिस को पूरी तरह से कवर कर देता है जिसकी वजह से खाना विंड पाइप में नहीं जा पाता। तो पर्पस ऑफ एपिग्लोटिस इज टू कवर द ग्लोटिस और कवर द ट्रैकिया व्हेन फूड इज swallowed. नेक्स्ट पार्ट इज लैरिंग्स जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसमें वोकल कॉर्ड्स होती हैं और जब हम एयर को ब्रीथ इन करते हैं या ब्रीथ आउट करते हैं तो प्रेशर की वजह से ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रैकिया या फिर विंड पाइप। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि नेक से लेकर हमारी चेस्ट तक पहुंचता है और आगे चल के ये दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। ये दोनों ब्रोंकाई हमारे दोनों लंग्स में एंटर करती हैं। एंड द लास्ट इज लंग्स। लंग्स एक ऐसी सरफेस प्रोवाइड करता है जहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। लंग्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यहीं पर हमारा मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। तो किस तरह से हो रहा है, इसके लिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो लंग्स देखने में किस तरह से हैं, स्पंजी हैं, एयर भरी हुई है और ये हमारे चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी के अंदर है। इसके लोअर पार्ट पे डायाफ्राम है, एक ऐसी मसल जो कि चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। एब्डोमिनल मीन्स हमारे स्टमक से रिलेटेड जो कैविटी है वो और चेस्ट कैविटी, उन दोनों को सेपरेट करने का काम करता है डायाफ्राम। ट्रैकिया नेक से जब नीचे की तरफ जाता है तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ब्रोंकाई। एक एक ब्रोंकाई एक एक लंग में एंटर करती है। आगे चल के ब्रोंकाई बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं जिन्हें कहते हैं ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंक्यूल्स के एंड पर होती हैं एल्वियोली। एल्वियोली छोटे छोटे से स्ट्रक्चर हैं बैलून लाइक और यहाँ पर जब एयर पहुंचती है तो एल्वियोली के वॉल्स में होती हैं बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज। एल्वियोली में जो एयर बाहर से आई एटमॉस्फेयर से उसमें ऑक्सीजन थी तो वो ऑक्सीजन एल्वियोली दे देता है ब्लड सेल्स को और ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया था वो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली को दे देता है। तो एल्वियोली में एक्सचेंज ऑफ गैस हुआ
ऑक्सीजन चली गई ब्लड तक और कार्बन डाइऑक्साइड आ गई एल्वियोली के पास। एल्वियोली उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फिर लंग्स के थ्रू बाहर तक पहुंचा देगी। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, हाउ आर द लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बीइंग टू मैक्सिमाइज एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस? लंग्स की बजाय यहाँ एल्वियोली वर्ड भी यूज किया जा सकता है। तो लंग्स हो या एल्वियोली, उसमें 3 स्पेशल क्वालिटी हमें लिखनी है। सबसे पहले, एरिया बहुत ही लार्ज होता है, इसकी वजह से ज्यादा गैसेस एक्सचेंज होगा, हमें जल्दी जल्दी ऑक्सीजन मिलेगी सेल्स को। सेकेंड इज रिच ब्लड सप्लाई बहुत ही अच्छी होगी क्योंकि ब्लड ही ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करने में मदद करता है। थर्ड इज थिन सरफेस, जितनी थिन सरफेस होगी उतना ही अच्छी तरह से गैसेस एक्सचेंज होगा। सेकेंड क्वेश्चन, why does the rate of breathing in aquatic organism faster than in terrestrial organism? Aquatic organisms means वो organisms जो पानी में रहते हैं और terrestrial मतलब land organisms। अब aquatic organisms जो हैं वो कौन सी ऑक्सीजन यूज करेंगे? जो वाटर में डिसॉल्व है। वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है, जबकि एयर में ऑक्सीजन ज्यादा होती है। तो इस वजह से एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को ज्यादा स्पीड में सांस लेनी पड़ती है, उनकी ब्रीदिंग रेट हाई होती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को इनहेल कर सकें और सरवाइव कर सकें। नेक्स्ट कम्स ब्रीदिंग मैकेनिज्म। ब्रीदिंग जैसे कि बताया, ऑक्सीजन को लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना है। तो ये हो कैसे रही है? लंग्स अपने आप ब्रीदिंग नहीं कर सकते, ना वो अपने आप एक्सपेंड कर सकते हैं, ना ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक्चुअली में ये प्रोसेस हो किसकी मदद से रहा है? इट इज टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ सम मसल्स ऑफ द थोरेसिक कैविटी। कौन कौन सी इसमें मसल्स मेनली इन्वॉल्व होती हैं? सबसे पहले डायाफ्राम और फिर इंटरकोस्टल मसल्स, जिनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब ये थोरेसिक कैविटी जो एरिया है ये लंग्स के साथ अटैच्ड है, लंग्स इसी के अंदर है। तो जैसे जैसे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम चेंज होगा, लंग्स का भी वॉल्यूम चेंज होगा। और जब हम लंग्स के वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो लंग्स के अंदर का जो एयर प्रेशर है वो भी चेंज हो जाएगा। यहाँ हम डिस्कस करेंगे बॉयल्स लॉ के बारे में। ये लॉ वैसे तो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ब्रीदिंग मैकेनिज्म को समझने के लिए ये लॉ थोड़ा सा जरूरी है। इस लॉ के अकॉर्डिंगली वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम और प्रेशर में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, या फिर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। और इसी लॉ के हिसाब से हमारी थोरेसिक कैविटी में वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो देखते हैं कैसे। यहाँ पर 2 केसेस बनेंगे। पहला केस होगा व्हेन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो हमारे लंग्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो इनवर्स रिलेशन यानी प्रेशर कम हो जाएगा। लंग्स के अंदर जो एयर है उसका प्रेशर कम हो जाएगा इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेरिक एयर। और ऐसे केस में एयर विल मूव इनटू द लंग्स बिकॉज एयर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सेकेंड केस, जब वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी का डिक्रीज होगा, ऐसे में लंग का वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। लंग का वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। लंग्स के अंदर की एयर का प्रेशर अगर इंक्रीज होगा एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर तो एयर विल मूव आउट ऑफ द लंग्स। तो इस तरह से हमारे लंग्स में एयर अंदर आती है या बाहर निकलती है बाय चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी। लेकिन ये वॉल्यूम चेंज कैसे करें? तो देखते हैं इसके लिए आगे। ब्रीदिंग मैकेनिज्म हुआ कैसे? थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा कैसे या कम कैसे हुआ? इस चीज को हम लोग समझते हैं पहले इस डायग्राम से और फिर वीडियो देखेंगे। ये हमारा ट्रैकिया, अंदर जाके ये थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी तक पहुंचेगा। चेस्ट कैविटी है क्या? ये हमारे रिब्स होते हैं, रिब केज है ये पूरा, जिसके सेंटर में स्टर्नम है जहां से ये सारे रिब्स अटैच्ड हैं। अंदर का ये पूरा हिस्सा कहलाता है थोरेसिक कैविटी।
और इस कैविटी के अंदर हमारे 2 लंग्स हैं और हार्ट। इसके अलावा इसके अंदर मसल्स हैं जिन्हें हम इंटरकोस्टल मसल्स भी कहते हैं। थोरेसिक कैविटी नीचे की तरफ एक मस्कुलर स्ट्रक्चर से बाउंडेड होती है और इस मस्कुलर स्ट्रक्चर को कहते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। प्रोसेस में आप देखेंगे कि जैसे ही ट्रैकिया के अंदर एयर आ रही है तो इसका रीजन क्या है। आप इस वीडियो में ऑब्जर्व करें किस तरह से डायाफ्राम मूव कर रहा है, किस तरह से ये इंटरकोस्टल मसल्स मूव कर रही हैं। तो नॉर्मल जब कंडीशन होती है तब हमारा डायाफ्राम डोम शेप का होता है, हल्का सा उठा हुआ होता है और मसल्स भी रिलैक्स फॉर्म में होती है। लेकिन जब इनहेल करना है हमें ऑक्सीजन को, एयर को अंदर लाना है, एयर तभी आएगी जब यहाँ का प्रेशर क्या होगा, कम। थोरेसिक कैविटी का प्रेशर कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। वॉल्यूम कैसे बढ़ रहा है देखिए, केयरफुली ऑब्जर्व कैसे मसल्स में चेंज आ रहा है। देखिए डायाफ्राम नीचे जा रहा है, फ्लैट हो रहा है और इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं दे आर मूविंग आउटवर्ड एंड अपवर्ड। वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम हुआ and air comes from the atmosphere into the lungs. रिवर्स प्रोसेस में आप ऑब्जर्व करेंगे डायाफ्राम फिर से डोम शेप का होना शुरू हो रहा है और ये मसल्स पूरी मूव कर रही हैं डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। इन सब की वजह से वॉल्यूम यहाँ का क्या हो जाएगा, कम, प्रेशर ज्यादा and air starts moving from the lungs into the atmosphere. So this is how breathing process takes place. तो किस तरह से प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन हुआ। इंस्पिरेशन मतलब एयर इज मूविंग इनसाइड द लंग्स। किस वजह से हुआ, पहला डायाफ्राम फ्लैट हो गया जिसकी वजह से लेंथ वाइज हमारी थोरेसिक कैविटी की डायमेंशंस बढ़ गई। सेकंड, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ने हमारे रिब्स और स्टर्नम को आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूव किया। इन सब की वजह से ओवरऑल वॉल्यूम जो था थोरेसिक कैविटी का बढ़ गया। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया। लंग्स का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से लंग्स में जो एयर प्रेशर था वो कम हो गया। लंग्स का एयर प्रेशर कम होते ही एयर स्टार्ट्स कमिंग इनटू द लंग्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। एक फ्लो चार्ट से इसे फटाफट याद करते हैं। सबसे पहले इंस्पिरेशन में क्या हुआ, डायाफ्राम फ्लैट हुआ, मसल्स जो थी उसने रिब्स और स्टर्नम को मूव किया अपवर्ड एंड आउटवर्ड, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी बढ़ा, लंग्स के अंदर का प्रेशर कम हुआ एंड फाइनली एयर मूव्स इनटू द लंग्स। नेक्स्ट प्रोसेस होगा एक्सपीरेशन, जिसमें एयर लंग्स से बाहर निकलेगी। किस तरह से, डायाफ्राम सबसे पहले अपनी डोम शेप में आ जाएगा जिसकी वजह से लेंथ वाइज हमारी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाएगा। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो रिब्स और स्टर्नम को इनवर्ड मूव कराएंगी जिसकी वजह से ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी विल डिक्रीज। अगर वॉल्यूम कम होगा तो लंग्स के अंदर का एयर प्रेशर बढ़ जाएगा एंड एयर विल स्टार्ट मूविंग आउट ऑफ द लंग्स। एक फ्लो चार्ट से देखते हैं किस तरह से प्रोसेस हुआ। डायाफ्राम रिलैक्स हुआ यानी डोम शेप, मसल्स भी रिलैक्स हुई जिससे रिब्स एंड स्टर्नम अंदर की तरफ मूव किए। टोटल इफेक्ट क्या रहा इस प्रोसेस का, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हुआ। वॉल्यूम कम होने की वजह से प्रेशर ऑफ एयर इन द लंग्स इज इंक्रीजिंग एंड ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर एयर विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, दैट मीन्स एयर विल मूव आउट ऑफ द लंग्स। लंग्स में जब एयर आ गई तो उसके बाद फाइनल उसका डेस्टिनेशन होता है एल्वियोली। बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और इनके पास बहुत ही रिच ब्लड सप्लाई है। तो एल्वियोली में मेनली गैसियस एक्सचेंज होगा। किस तरह से होगा, ये देखिए ये एल्वियोली है, ये लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेकर आई। ऑक्सीजन की जरूरत किसे है, हमारी बॉडी की सेल्स को, लेकिन सेल्स अपनी जगह से खुद तो मूव करेंगी नहीं,
तो कौन पहुंचाएगा सेल्स तक ऑक्सीजन? ब्लड। तो एल्वियोली क्या करेंगी? इस ऑक्सीजन को दे देंगी ब्लड सेल्स को। ब्लड इस ऑक्सीजन को लेकर सब सेल्स तक पहुंचेगा और सेल्स के पास ऑक्सीजन जब पहुंचेगी तो वहां होगा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। जब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा तो उसका बाय प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए यूजफुल नहीं है, तो अब इसे बॉडी से बाहर निकालना है, तो ब्लड क्या करेगा? ब्लड इस कार्बन डाइऑक्साइड को दे देगा एल्वियोली में। एल्वियोली से वो जाएगी ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल्स से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ट्रैकिया, नेजल कैविटी और फिर नॉस्ट्रिल्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल जाएगी। अब किस तरह से गैसियस एक्सचेंज हुआ, इसका पाथवे क्या था, इसे याद करने का एक छोटा सा तरीका होता है फ्लो चार्ट के थ्रू। तो फ्लो चार्ट से हम लोग देखते हैं किस तरह से गैसियस एक्सचेंज हुआ। सबसे पहले ऑक्सीजन रिच एयर हमारे लंग्स में आई, नॉस्ट्रिल से उसकी एंट्री हुई, लंग्स के एंड पॉइंट यानी एल्वियोली तक वो ऑक्सीजन पहुंची। एल्वियोली ने वो ऑक्सीजन दे दी ब्लड को, तो ब्लड के पास ऑक्सीजन आ गई। ब्लड में एक सेल्स होती हैं आरबीसी और इसमें एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन उस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड फॉर्म में चली जाती है। आगे चल के ब्लड पहुंचता है सेल्स तक और सेल्स को दे देता है ऑक्सीजन जिसकी जरूरत है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। इसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, यानी सेल बदले में ब्लड को क्या दे देगी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी ब्लड में, ब्लड में ये भी हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होगी और ट्रेवल करेगी कहाँ तक? एल्वियोली तक। एल्वियोली में एक्सचेंज ऑफ गैस होगा और एल्वियोली के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड आई है अब वो कहाँ जाएगी? लंग्स में, और लंग्स से पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को कवर करने के बाद नॉस्ट्रिल्स के थ्रू बॉडी से बाहर चली जाएगी। दिस इज हाउ gaseous exchange takes place in our respiratory system. Then frequently asked question related with this topic. First question, draw a diagram of human respiratory system का डायग्राम बनाना है आपको, उसमें लेबलिंग करना है। लेबलिंग वो डायरेक्टली पार्ट्स के नाम आपको नहीं देंगे, आपको हिंट देंगे। जैसा फर्स्ट पार्ट where air is filtered, so that means you have to label nasal cavity. Part which terminates in balloon-like structure means bronchioles. Third, balloon-like structures where exchange of gases takes place, alveoli. Part which separates chest cavity from abdominal cavity, तो diaphragm आपको लेबल करना है। इस तरह से डिफरेंट पार्ट्स को लेबल करना है। सेकेंड, why is the rate of breathing in aquatic organism faster than the terrestrial organism? This question already we have discussed. Second question, list 3 characteristics of lungs which makes it an efficient respiratory surface. तो इसमें आप तीनों करेक्टर लिखेंगे। फर्स्ट, थिन सरफेस, रिच ब्लड सप्लाई एंड लार्ज सरफेस एरिया। बच्चों, इस पार्ट में अभी हमने रेस्पिरेशन का सिर्फ मेन एस्पेक्ट पढ़ा है, किस तरह से रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है। रेस्पिरेशन के अलग अलग टाइप्स क्या हैं, ये हम इसके सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।